नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे पीएफआई पर बैन क्यों लगाया गया है। क्योंकि हाल ही में सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े हुए संगठनों पर आतंकी संबंध रखने की वजह से 5 साल के प्रतिबंध लगा दिया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो इसका गठन 2007 में दक्षिण में 3 मुस्लिम संगठनों के विलय द्वारा किया गया था। ये संगठन थे केरल में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फॉरम डिग्निटी और तमिलनाडु में मनिता नीति पासराय थे। जबकि बात किया जाए कि पीएफआई का गठन औपचारिक रूप से 16 फरवरी 2007 को एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगलुरु में आयोजित एक रैली में की गई थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों लगाए, इसका रीज़न ये है कि गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके सहयोगियों को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल संगठन है: रिहैब इंडिया फेडरेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन तथा रिहैब फाउंडेशन केरल इत्यादि जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जानते हैं कि प्रतिबंधों का कारण क्या है। भारत सरकार के पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नेता भी हैं। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ भी उनके संबंध हैं तथा ये दोनों ही प्रतिबंधित संगठन हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जिसको शॉर्ट में ISIS जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ पीएफआई के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं UAPA अर्थात अनलॉ एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के बारे में जानते हैं वो क्या है और इसके तहत ही इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मूल रूप से जो UAPA को वर्ष 1967 में लागू किया गया था, वर्ष 2004 और 2008 में आतंकवादी विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया था। वो अगस्त 2019 में संसद ने कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए UAPA को संशोधित बिल 2019 को मंजूरी दी। आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए ये सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं से अलग हैं। इसके नियम सामान्य अपराधों के नियमों से अलग हैं। जैसा अभियुक्त को संवैधानिक सुरक्षा को उपायों को कम कर दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके प्रावधानों के बारे में। पहले इसकी धारा 7 के बारे में अध्ययन करेंगे कि UAPA की धारा 7 सरकार को गैर कानूनी संगठन द्वारा धन उपयोग पर रोक लगाने की शक्ति देती है और इसमें कहा गया है कि किसी संगठन के प्रतिबंध होने के लिए या होने के बाद यदि केंद्र सरकार जांच के बाद संतुष्ट हो जाती है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति या संगठन के पास उपलब्ध धन, प्रतिभूति या क्रेडिट है जो गैरकानूनी संगठन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे हैं या उपयोग किए जाने की संभावना है, तो केंद्र सरकार लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति संगठन को ऐसे धन प्रतिभूतियों को भुगतान करने, वितरित करने और हस्तांतरित करने या अन्यथा किसी तरीके से व्यवहार करने को रोक सकती है। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे संगठनों के परिसरों की तलाशी लेने और उनकी लेखा पुस्तकों की जांच करने का अधिकार भी देती है। बात किया जाए UAPA की धारा 8 के बारे में तो केंद्र सरकार को किसी भी स्थान को अधिसूचित करने का अधिकार देती है जो उसकी राय में इस तरह गैर कानूनी संगठन के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ स्थान में घर, इमारत या इसका हिस्सा या यहाँ तक कि एक तंबू भी हो सकता है। बात किया जाए UAPA की धारा 10 के बारे में तो ये प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को अपराध बनाती है। इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने पर 2 साल की कैद की सजा हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में इसे आजीवन कारावास तथा यहाँ तक कि मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है। यह प्रतिबंधित संगठन के उद्देश्य की सहायता से करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है। दोस्तों बात करेंगे कि UAPA की न्यायाधिकरण के बारे में। इसका जो हमारा UAPA सरकार द्वारा गठित एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत एक न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है ताकि उसके प्रतिबंधित लंबे समय तक कानूनी रूप से सुरक्षित रहे। UAPA की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किस संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के आदेश जारी किए जाते हैं। प्रावधान के अनुसार इस तरह कोई भी अधिसूचना तक प्रभावी नहीं होगी जब तक न्यायाधिकरण के धारा 4 के तहत किए गए आदेश द्वारा उसमें की गई घोषणा की पुष्टि नहीं कर दी हो और आदेश
आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो गया हो। बात करते कि सरकारी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक न्यायाधिकरण इसकी पुष्टि नहीं कर देता। आगे बात करते हैं दोस्तों कि असाधारण परिस्थितियों में इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद अधिसूचना तुरंत प्रभाव में आ सकती है और न्यायाधिकरण इसका समर्थन या अस्वीकार कर सकता है। बात करते हैं दोस्तों कि यूएपीए की शक्तियां क्या हैं। न्यायाधिकरण के पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति है, जिसमें वह स्थान भी शामिल है जहां वह अपनी बैठकें आयोजित करता है। इस प्रकार या उन राज्यों से संबंधित आरोपों के लिए विभिन्न राज्यों में सुनवाई कर सकता है। पूछताछ करने के लिए न्यायाधिकरण के पास वही शक्तियां हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट में निहित है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।